अच्छा भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मेजरमेंट टेक्निक शुरू किया। मेजरमेंट टेक्निक्स के अंदर हमने कुछ चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात की थी। सही है। हमने ये देखा था कि भाई लेंथ मेजर करने के लिए क्या बेहतर रहता है, मास, टाइम, टेम्परेचर, आपके पास करंट, वोल्टेज वगैरह, ये तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग की थी और हमारे पास सीआरओ आया था एक। सही है। तो उस सीआरओ के अंदर हमने थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करना शुरू किया था कि भाई सीआरओ की टाइम मेजरमेंट का तरीका, हाइट, वोल्टेज कैसे मेजर होता है, सही, कौन सा प्रोब क्या काम करता है, तमाम बातें हमने सीआरओ पे देखी। तो उस वक्त हमने बेसिक सी बात की थी कि भाई टाइम अपना एक्स एक्सेस पे स्लाइडिंग कंट्रोल्स क्या करते हैं और वाई एक्सेस पे स्लाइड कंट्रोल्स क्या करते हैं। तो हमने स्लाइड कंट्रोल का फंक्शन जो था वो ऑब्जर्व किया कि भाई स्लाइड कंट्रोल पूरा आपके ग्राफ को आपके एक्सेस समेत आगे पीछे मूव करता है। सही, अगर ग्राफ पीछे की तरफ कहीं आया हुआ है तो पूरे एक्सेस समेत उसको आगे की तरफ मूव कर देगा या पीछे की तरफ मूव करेगा या अपर डाउन मूव करेगा। अभी हम बात करेंगे जरा अपने ग्राफ्स के ऊपर, ये कह लीजिए कि उनके टाइम बेस्ड सेटिंग्स, वाई गेन सेटिंग्स और उसके थ्रू बनने वाले ग्राफ्स की शेप के, और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन भी मैच करवाऊंगा जिससे हमारे पास ये चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी कि जो सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर अब इस चीज के, वो कैसे डिफरेंट होता है। तो लेट अस बिगिन। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। मैं एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे जो ग्राफ है वो जरा कॉपी कर दूं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरे पास एक सिग्नल है, सही? और उस सिग्नल के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता है कि भाई इट्स एन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, पहली बात। ठीक, इट्स एन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। फिर उस सिग्नल का जो पीक वोल्टेज है वो 20 वोल्ट्स का है, और उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है लेट्स से 50 हर्ट्ज। ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, पीक वोल्टेज 20 वोल्ट्स है, फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज। ये मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई। अब मेरे पास, मुझे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ये हमारे समझ लीजिए कि सीआरओ की स्क्रीन है। मैं इसके ऊपर शो करूंगा कि मुझे ग्राफ नजर कैसे आए। ठीक। तो इनपुट सिग्नल तुम्हारा फिक्स्ड है, हमने एक सेटिंग की सीआरओ के ऊपर, और सेटिंग से मुराद यहाँ पे वाई गेन और एक्स गेन की वैल्यूज को एडजस्ट किया। ठीक, मेरे पास सेटिंग्स ही आई हुई है कि वाई गेन है मेरे पास 10 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, और उसको ये भी बोल सकते हो 10 वोल्ट्स पर डिवीजन। याद रखिएगा ये जो एक बॉक्स होता है ना, एक छोटा बॉक्स, ये सीआरओ के अंदर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है, और इसको 1 डिवीजन भी बोला जाता है। आप इसको 1 डिवीजन बोल दें, आप इसको 1 सेंटीमीटर बोल दें, एक ही बात। और जो टाइम बेस है आपके पास,
लेट्स से हम कहते हैं कि भाई वो है 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। उसको 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन भी कह सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। अब जरा यहाँ पे हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात शुरू करें, तो ये बनेगा तो ये कैसे बनेगा। देखिए ऑल्टरनेटिंग सिग्नल की शेप तो हम जानते हैं, इस तरह से होती है। अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा ग्राफ कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, सही। एक्स एक्सिस में कितने बॉक्सेस में मेरा एक ग्राफ कंप्लीट होगा। अब सिग्नल में उसने हमें दे दी थी फ्रीक्वेंसी। मेरा सबसे पहला काम ये है मैं फ्रीक्वेंसी से मालूम करूं कि टाइम पीरियड कितना है, एक ग्राफ बनने में वक्त कितना लगा, मुझे सबसे पहले ये चीज पता करनी। तो हम सब ये बात जानते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी का बेसिक से फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 50 इक्वल्स 1 अपॉन कैपिटल टी, जाएगा 1 अपॉन 50, 1 अपॉन 50 0.02 होता है, या ये कह लो कि 20 मिली सेकेंड। ये 1/50 की वैल्यू, मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो वेव मुकम्मल हो रही होगी वो कितनी देर में मुकम्मल होगी, एक वेव बनने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मार्किंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपने स्केल को देखते हुए ग्रिड मार्क करते हो। आप अपने स्केल को देखते हुए ग्रिड मार्क करते हो। भाई आपके वाई गेन है 10 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन 10 वोल्ट पे, और आपका टाइम बेस है 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे 10 है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस मार्क करूं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मैंने एक्स एक्सिस मार्क करूं। अगर मैं वाई एक्सिस मार्क करूं तो कहीं भी मिडिल से शुरू कर दो, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ 0, 10, 20, -10, -20, यहाँ तक काफी है। मैंने सेंटर से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि वैल्यूज ऑल्टरनेटिंग की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है ना, इस वजह से मैंने सेंटर से शुरू किया कि मैं पॉजिटिव भी शो कर सकूं और नेगेटिव भी शो कर सकूं। आसान उसकी वजह ये है मेरे पास कि मेरे पास जो टाइम आया था वो 0.02 सेकेंड्स आया था, मैं उसको मिली में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू मिली। मिली में कन्वर्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे सेटिंग्स भी मिली में दी गई थी। अगर सेटिंग्स मुझे मिली में ना दी गई होती तो फिर मैं उसी के अंदर वैल्यू छोड़। अभी मैं इसकी कन्वर्जन्स को भी सिखाऊंगा मेजरमेंट टेक्निक्स में कि आप किस तरह प्रीफिक्स रिमूव करते हो, किस तरह प्रीफिक्स इंसर्ट करते हो, ये भी मैं बताऊंगा सीआरओ के बाद। तो भाई ये हमारा हो गया, ये हमारी मीन लाइन हो गई। समझ लीजिए इसके अराउंड हमारा पूरा ग्राफ बनेगा। तो देखिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज था, हमें पता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो साइन सिग्नल है वो 20 मिली सेकेंड से मुकम्मल होगा, मतलब यहाँ पे एक वेव मुकम्मल हो जाएगी, यहाँ पे एक वेव मुकम्मल हो जाएगी, यहाँ पे दो मुकम्मल हो जाएंगी, यहाँ पे 3 वेव्स मुकम्मल हो जाएंगी, और यहाँ पे 4 वेव्स मुकम्मल हो जाएंगी। 2020 में एक वेव मुकम्मल हो रही है ना। मैक्सिमम हाइट सिग्नल 20 वोल्ट्स का है बेटा, सिग्नल 20 वोल्ट्स का है। 20 वोल्ट्स का सिग्नल होने का मतलब है कि ग्राफ 20 वोल्ट तक ऊपर जाएगा, 20 वोल्ट्स में नीचे जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो मैक्सिमम 20 पे जाएगा, मिनिमम -20 पे जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं
भाई 20 पे कंप्लीट होनी है तो 10 पे ग्राफ हाफ होगा, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। थोड़ा सा आगे पीछे डिविएशन है, लेकिन अब समझ गए होंगे कि ग्राफ की जो शेप है वो कैसी आ रही है। 20 वोल्ट्स मैक्सिमम और मिनिमम आपका ग्राफ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट किया और 20 मिली सेकेंड्स के अंदर आपकी ग्राफ की वेव मुकम्मल। यहाँ तक कोई मसला है? अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो इस दौरान किसी पार्ट में, पूछ लो बिल्कुल। बिल्कुल जैद, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सिग्नल जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। वेव्स में जितनी हाइट होती है उतनी ही उसके तो ड्रॉप भी बनता है। तो अगर मैक्सिमम +20 है तो -20 भी आपका मिनिमम हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेटिंग्स चेंज करता हूँ। मैंने सिग्नल चेंज नहीं किया, मैंने सेटिंग चेंज की। लेट्स से आई मूव्ड ऑन टू सेटिंग बी। सेटिंग बी में मैंने ये किया कि भाई मैंने वाई गेन सेट किया डिफरेंट 20 वोल्ट्स पर डिवीजन। मैंने वाई गेन बढ़ा दिया। और मैंने टाइम बेस सेट कर दिया 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। टाइम बेस कम कर दिया। अच्छा, मैंने चेंजेस इसलिए किए क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास इन सिग्नल्स को, इन सेटिंग्स को चेंज करने से ग्राफ की शेप पे क्या फर्क है। भाई आप बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, आप कम करेंगे तो क्या इफेक्ट। और एग्जामिनर हम अक्सर बोलते हैं कि जो ग्राफ बना हुआ है ना उसी के ऊपर नया सिग्नल बना के दे। सिग्नल वही है, अब नया ग्राफ कैसा बनेगा, क्या चेंज आएगा शेप के अंदर, इसी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके। तो अगर हम इसी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो मैं एक डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ और मैं स्केल जो है वो उसके बराबर में लिखूंगा। तो अगर मैं सेटिंग बी का स्केल लिखूँ, एक्स एक्सिस में एक बॉक्स अब 5 मिली सेकेंड्स का हो गया तो वैसा हो जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये स्केल अप हो जाएगा। ये न्यू स्केल है आपका। ठीक है, आपने सेटिंग्स चेंज की तब आपकी टाइम बेस्ड सेटिंग्स डिफरेंट होगी। पहले एक डिवीजन पे 10 शो हो रहा था, अब एक डिवीजन पे 5 शो होगा। वाई में क्या हुआ है भाई, वाई में आपने सेटिंग्स बढ़ा दी हैं, 20 वोल्ट्स पर डिवीजन पे चले गए हैं। तो अगर ये 0 था, ये 20, 40, ये -20, ये -40। तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट मैंने इसलिए कर दिया ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए ना क्या। अब ये वाला स्केल देखा जा रहा है, तो इसी पे ड्रॉ करना है हमने। और हमें बताना है कि भाई अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। पहले रेड वाला ग्राफ बन रहा था, अब ग्राफ क्या प्रोड्यूस होगा। तो वही देखिए, सिग्नल तो वही है, 20 वोल्ट्स मैक्सिमम, 20 -20 मिनिमम, 20 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड, मतलब एक वेव 20 मिली सेकेंड से मुकम्मल होगी। तो अब 20 यहाँ आ रहा है, सही। तो एक वेव यहाँ होगी, दूसरी वेव यहाँ मुकम्मल होगी, सही। तो जो हाफ होगी वेव वो इधर हो जाएगी बेटा।
इन पोर्शंस में वेव हाफ हो जाएगी। तो और एक एक बॉक्स, एक एक डिवीजन ऊपर और नीचे जाएगी। बेटा मैंने टाइम बेस चेंज किया, मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी वही है 50 हर्ट्ज। अभी भी एक वेव बनने में 20 मिली सेकेंड्स ही लगेंगे ऐसा। तो जो मेरा ग्राफ होगा वो कुछ अब यू बनेगा। ये यहाँ पे गलत मार्क हो गया उसको है। यहाँ मुकम्मल। तो जो ग्राफ आपका पहले रेड वाली शेप में बन रहा था, अब वो ग्राफ आपका बना होगा ब्लू में। मेरा अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? उस वक्त तो खैर मैं नहीं बोल रहा था इसलिए शायद आपको आवाज नहीं आ रही। अभी भी ओ लगता है I'm still inaudible to Hira. Am I still inaudible, Hira? बाकियों को तो आवाज आ रही है ना मेरी? तो मैं मैसेज कर देता हूँ भाई, लीव एंड रीजॉइन। अच्छा, नाउ यू कैन है। चलो ठीक है, हो जाता है इंटरनेट वगैरह का थोड़ा सा इशू बन जाता है। खैर बहरा, तो जनाब आपने एक चीज ये देखी कि जो रेड कलर से ग्राफ बना हुआ था पहले पहले की सेटिंग्स के हिसाब से, अब वो ग्राफ चेंज होके ऐसा बन गया जैसे कि ब्लू वाला ग्राफ बना हुआ। ग्राफ शेप इज गोइंग टू चेंज। तो अब मैं इस चेंज को जरा ना थोड़ा सा ये कह लो कि एक समराइज करना चाह रहा हूँ कि भाई ये चेंज आया, इस चेंज का मकसद क्या था, मैं क्या बात बताई है यहाँ से। देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये हुई है कि अगर आप इन बातों को, हमारे चीजों को देखें कि इफ द सेटिंग्स आर इंक्रीज्ड, सही, तो क्या होता है, और इफ द सेटिंग्स आर डिक्रीज्ड तो क्या होता है। देखिए अगर सेटिंग्स बढ़ाई जाने का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे 10 मिली सेकेंड से 20 मिली सेकेंड, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पे चले गए, 10 वोल्ट पर डिवीजन से हम मूव कर गए 20 वोल्ट पर डिवीजन पे, सेटिंग्स हमने इंक्रीज की। और अगर हम टाइम सेटिंग्स को डिक्रीज करते हैं जैसे हमने टाइम बेस में किया, हम 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन से चले गए 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। तो जब भी कभी आपके पास टाइम बेस सेटिंग्स इंक्रीज या कोई भी सेटिंग बढ़ाई जाती है तो ग्राफ स्क्वीज होता है, ग्राफ श्रिंक करता है। क्योंकि अब आप एक बॉक्स पे बहुत बड़ी वैल्यू डिक्लेयर कर देते हो, जिससे नतीजा ये आता है कि आपका जो ग्राफ बन रहा होता है वो थोड़ी सी जगह में बन जाता है। ये ऐसी बात है कि अगर आपको एक ग्राफ बनाने को दिया जाए, उसकी वैल्यूज मैक्सिमम मिसाल के तौर पे 10 तक जा रही है, और आप जो है बजाय एक बॉक्स पे 1 2 3 4 करके शो करने के, आप एक बॉक्स पे 5 और अगले बॉक्स पे 10 मार्क कर, तो दो बॉक्सेस में ही ग्राफ खत्म हो जाएगा, सारे पॉइंट दो बॉक्सेस में आगे खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या देखते हो कि भाई ग्राफ बहुत छोटा सा बनता है। तो यही मामला यहाँ पे भी है कि जब आप टाइम बेस सेटिंग्स बढ़ाएंगे या वाई गेन सेटिंग्स बढ़ाएंगे, कोई सी भी सेटिंग्स बढ़ाएंगे, सही वैल्यू कर इंक्रीज करेंगे तो आपका ग्राफ श्रिंक करेगा, स्क्वीज करेगा, सही है।
जिस भी एक्सिस के अंदर आपने सेटिंग बढ़ाई उस एक्सिस में ग्राफ श्रिंक कर जाए। जैसे मैंने अभी y के अंदर सेटिंग्स बढ़ाई तो y में ग्राफ जो पहले 2 बॉक्सेस तक बन रहा था अब एक बॉक्स में ही कन्फाइन होते रहे, और बढ़ाऊंगा तो आधे बॉक्स पे आ जाए, और बढ़ाऊंगा तो शायद क्वार्टर ऑफ द बॉक्स में चला जाए। जितनी सेटिंग्स बढ़ाता जाऊंगा ग्राफ श्रिंक होता जाए। अगर एक्स एक्सिस में ये काम करता मैं कि देखो, अगर मिसाल के तौर पर पहले मैंने 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन रखा हुआ होता और अब उसको ले जाता मैं 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन के ऊपर, सही, कि पहले मैं 5 मिली सेकेंड्स पे होता और अब मैं ले जाता उसको 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन के ऊपर, तो क्या नजर आता मुझे कि पहले मेरा ग्राफ 4 बॉक्सेस में मुकम्मल हुआ था, फिर मेरा ग्राफ 2 बॉक्सेस में मुकम्मल हो जाता। अगर पहले मैंने सेटिंग्स भी रखी हुई होती और फिर मैं सेटिंग ए पे जाता तो मेरा पहले जो एक्स एक्सिस पे सेटिंग होती है वो 5 मिली सेकेंड्स होती है एक डिवीजन। जब मैं सेटिंग ए पे जाता मैं उसको 10 करता तो क्या होता, मेरा वो ग्राफ जो पहले 4 बॉक्सेस के अंदर बन रहा था एक्स एक्सिस पे, अब वो 2 बॉक्सेस के अंदर मुकम्मल हो चुका होता। तो जब भी कभी आप सेटिंग्स बढ़ाओगे ग्राफ श्रिंक करेगा। जिस भी एक्सिस में सेटिंग्स इंक्रीज करोगे ग्राफ उस एक्सिस के अंदर श्रिंक करने का काम करता है। तो मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि द सेटिंग्स आर इंक्रीज्ड, the graph shrinks in that axis। ठीक, ग्राफ उस एक्सिस में श्रिंक कर जाता। और अगर सेटिंग्स डिक्रीज की जाती, जैसे आपने टाइम में देखा कि हमने 10 मिली सेकेंड को कम करके 5 मिली सेकेंड्स कर, तो ग्राफ फैल गया। वो ग्राफ जो पहले 2 बॉक्सेस में मुकम्मल हो रहा था अब उसे कंप्लीट होने में 4 बॉक्सेस लगे, स्प्रेड आउट हो गया। अब छोटे छोटे पॉइंट्स को आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे। तो जब भी आप सेटिंग्स गिराएंगे ग्राफ एक्सपैंड कर जाएगा, द ग्राफ स्प्रेड्स। इन दैट एक्सिस हम ये अपने टाइम बेस्ड सेटिंग्स कम की थी तो ग्राफ एक्स एक्सिस में आप देखेंगे स्प्रेड हो गया। वहां पे आपने वाई गेन सेटिंग्स चेंज की थी, सही है। अगर वाई गेन सेटिंग्स चेंज करता मैं तो फिर ग्राफ वाई एक्सिस में स्प्रेड हो, मतलब अगर पहले 20 वोल्ट्स पर डिवीजन रखा होता और अब 10 करता तो पहले ग्राफ एक बॉक्स ऊपर बन रहा था अब ग्राफ 2 बॉक्सेस में बनता। तो ये चीज जो है ये एज अ कंसेंसस आपके पास होना चाहिए कि अगर एक चीज कम करोगे तो अगली चीज बढ़ जाएगी। सही, सेटिंग रिड्यूस करोगे तो ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा, सेटिंग डिक्रीज करोगे तो ग्राफ बढ़ जाएगा। सही जनाब। अब इसमें चंद बातें और थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास मैंने ग्राफ से भी ड्रॉ किए हैं, अभी पेस्ट किए, ये थोड़े से डिफरेंट मामले हैं। हमें यहाँ पे आपको एक बात ही बतानी कि अगर हम अपने टाइम बेस्ड सेटिंग्स को
इसी तरह से एडजस्ट कर दें, एडजस्ट ये करें, टाइम बेस्ड सेटिंग्स बंद ही कर दें, सही। इफ आई टर्न ऑफ द टाइम बेस्ड सेटिंग्स, आप ऐसा कर सकते हैं, जो उसका नॉब होता है उसमें क्लोज करने का भी ऑप्शन होता है कि भाई मैं नहीं देखना चाह रहा वक्त के हिसाब से क्या वेरिएशन। तो इफ आई स्विच ऑफ द टाइम बेस्ड सेटिंग्स, इन दैट केस हमारे पास ग्राफ एक्स एक्सिस में वेरी नहीं करता, सिर्फ वेरिएशन आती है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि भाई इफ द टाइम बेस्ड सेटिंग्स आर स्विच्ड ऑफ, and the source is DC, डायरेक्ट करंट की सोर्स हो, फिक्स्ड वोल्टेज 5 वोल्ट्स 10 वोल्ट्स 15 वोल्ट्स, सही है, 3 वोल्ट्स व्हाटसोएवर, अगर फिक्स्ड वैल्यू है आपकी वोल्टेज की, डीसी सोर्स है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ है, एक डॉट नजर आएगा। सही, आपको सिर्फ एक डॉट दिखेगा क्योंकि देखो आप वक्त के लिहाज से उससे वेरिएशन नहीं मांग रहे सीआरओ से। अब बोले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वोल्टेज कितना है, मुझे नहीं चाहिए कि टाइम के साथ उस वोल्टेज में क्या फर्क हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, ऑल आई वांट टू नो इज द वोल्टेज। तो वो क्या कर रहा है, आपको सिर्फ वोल्टेज दिखा रहा है, सर ये है वोल्टेज, एक पॉइंट उस वोल्टेज की वैल्यू पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने वोल्टेज का लेवल सेट किया हुआ था 3 वोल्ट्स पर डिवीजन, आपने 3 वोल्ट्स पर डिवीजन किया हुआ था, तो वो तीसरे बॉक्स पे आ रहा है, तो यहां से पहचानेंगे अच्छा जनाब ये है 9 वोल्ट्स, मेरे पास जो बैटरी जो पावर सप्लाई है वो 9 वोल्ट्स की, 9 वोल्ट्स फिक्स्ड डीसी वोल्टेज, कोई इंक्रीमेंट नहीं कोई डिक्रीमेंट, फिक्स वाला मामला, ठीक। और अगर मैं टाइम बेस ऑन कर दूं, सही है, अगर मैं टाइम बेस ऑन कर दूं तो मेरा ग्राफ ऐसा बने, वक्त के साथ साथ आपको वेरिएशन दिखा रहा हूं, लेकिन बात वही है, वक्त के साथ वेरिएशन हो ही नहीं रही है वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज है, इसलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है। अगर टाइम बेस ऑन हो जाता तब की बात बता रहा हूं मैं, इफ टाइम बेस इज ऑन, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा कि भाई वोल्टेज आपका कांस्टेंट चल। इसी तरह बराबर वाला जो ग्राफ है वो है कि अगर आपने टाइम बेस सेटिंग स्विच ऑफ कर दी और आपका सोर्स ऑल्टरनेटिंग था, if the time based settings are switched off, and the source is AC, alternating current source, तो यहां पे a vertical line is seen, to represent variation of voltage। कि भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास था कोई 12 वोल्ट्स ऑल्टरनेटिंग, 12 वोल्ट्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मैंने सेट किया हुआ था, तो मेरा जो ग्राफ होगा वो 12 वोल्ट्स ऊपर और 12 वोल्ट्स नीचे जा रहा होगा मीन से। तो वो पॉइंट तो होता है, असल में वो इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से
तो ऐसा लगता है कि लाइन बन गई है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दूं ना उसकी, बहुत स्लो मूव करता अगर वो पॉइंट, तो फिर ये पॉइंट ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आता है। लेकिन ये पॉइंट इतना फास्ट मूव कर रहा होता है अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे बात करते हो, तो हमें ऐसा लगता है जैसे लाइन बन गई है उस पॉइंट से। होता वो पॉइंट ही है जो कि ऊपर जा रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, वो एक ही जगह पे इतना फास्ट ट्रेवल कर रहा होता है कि हम फील आती है कि भाई ये जैसे लाइन है। लेकिन ये लाइन नहीं होती, असल में पॉइंट की अप एंड डाउन मोशन होती है। तो हम यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं कि जनाब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, अ पॉइंट मूविंग अप एंड डाउन एट अ वेरी फिक्स्ड पॉइंट। अपनी जगह पे बस ऊपर नीचे हो रहा होगा, वोल्टेज की वेरिएशन बता रहा होगा वक्त के साथ, वो वक्त के साथ बोल रहे वोल्टेज की वेरिएशन बता रहा होगा। ये नहीं पता होगा कि किस वक्त कौन सा वोल्टेज है, बस ये पता होगा कि अभी वोल्टेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बस इतना पता है। और एक्सट्रीम्स मिल जाएंगे आपको। अगर फ्रीक्वेंसी स्लो होगी तो देख सकोगे कि हाँ यार ये पॉइंट अभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से वेरिएशन आ रहा है वोल्टेज में, तो आपको सिर्फ इतना पता चल सकेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज जितना है, मिनिमम वोल्टेज जितना। अब किस वक्त कौन सा वोल्टेज है ये नजर नहीं आएगा। अगर आप टाइम बेस ऑन कर देते तो ये जैसे ग्राफ बने थे अभी सारे, ये वैसे ग्राफ बन जाए, ग्राफ ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको हर पॉइंट पे पता चल रहा होगा कि भाई कहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। तमाम चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये चीज, तो इन बातों को थोड़ा सा जहन में रखना। एग्जामिनर कभी बोल दे कि कुछ पूछ ले तो हमें इसका अंदाजा होना चाहिए। यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल अगर हो तो पूछ लो भी। मुझे क्वेश्चन करवाना है क्योंकि अभी ना एक दो आपको पास हो बस। आसान टाइम बेस से आपको ये पता चलता है कि ऑन द एक्स एक्सिस आपके पास जो वोल्टेज है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास जो वोल्टेज है वो कैसे वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम बेस का काम ये होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट से आपको सिग्नल की वेरिएशन बताता है। अगर आप उसे ऑफ कर देंगे तो आपको टाइम के हिसाब से सिग्नल की वेरिएशन नजर नहीं आएगी। हाँ अच्छा, आपने एक सवाल पूछा हुआ था कि भाई हाउ डिड टाइम बेस इफेक्ट वाई गेन। बेटा टाइम बेस वाई गेन पे इफेक्ट नहीं करता, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर चेंज कर रहा हूँ, सही है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, आप चाहें तो उस क्वेश्चन का रेफरेंस यार अपने पास लिख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि हमने कौन कौन से सवाल किए थे। ये अक्टूबर नवंबर 2009 पेपर 1-1, अक्टूबर नवंबर 2009 पेपर 1-1 लिख देता हूँ यहाँ पे। अक्टूबर नवंबर 2009 पेपर 1-1, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो ये आसान सा सवाल है और आई सपोज आप लोग आराम से कर भी सकेंगे इसको। तो बोलते थे डायग्राम shows an oscilloscope screen displaying two signals. Signal X has a frequency of 50 Hz and a peak voltage of 12 volts. सिग्नल X का जो पीक वोल्टेज है वो 12 वोल्ट्स है। तो ये मैंने मार्क कर दिया भाई। और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। सही, यहाँ पे आपके पास वेव उसकी मुकम्मल हो रही है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर आप फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो अगर आप टाइम पीरियड बोले तो हम फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 1/50, 0.02 या 20 मिली सेकेंड्स। सही, हमें इतना पता चल गया कि जो वेव है वो 20 मिली सेकेंड में मुकम्मल हो रही है, एक वेव एक्स की। बोलते हैं व्हाट इज द पीरियड एंड द पीक वोल्टेज ऑफ सिग्नल वाई। सिग्नल वाई का टाइम पीरियड कितना है और सिग्नल वाई का पीक वोल्टेज कितना है ये बताइए। अब देखिए सिग्नल वाई जो है वो सिर्फ एक बॉक्स ऊपर गया, तो सेटिंग्स तो वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया।
लेकिन हम यहाँ पे एक बात जज कर सकते हैं कि भाई अगर ये सिर्फ एक बॉक्स ऊपर गया है तो ये आपके पास 4 वोल्ट्स रहा होगा, क्योंकि 4 वोल्ट्स पर डिवीजन के हिसाब से आपके ऊपर यहाँ पे मार्किंग हुई है। ये मैंने जज किया, मुझे बताया नहीं गया था, मैंने पीक वोल्टेज को और बॉक्सेस को देख के जज किया कि भाई ये 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये 3 बॉक्सेस में 12 पे जा रहा है, तो इसका मतलब एक बॉक्स 4 वोल्ट्स का होगा। तो अगर मेरा सिग्नल वाई एक बॉक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इसका वोल्टेज है वो 4 वोल्ट्स का है पीक। मुझे पीक वोल्टेज मिल गया कि भाई इट्स 4 वोल्ट्स। टाइम पीरियड हमने निकाल लिया था एक्स का 20 मिली सेकेंड्स, वाई का भी वही टाइम पीरियड है, क्योंकि जितनी देर में एक्स मुकम्मल हुआ है उतनी ही देर में वाई भी कंप्लीट हुआ है। सही, आप देख सकते हो वाई का एक ग्राफ उतनी ही देर में मुकम्मल हुआ है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड वाई का भी 20 मिली सेकेंड है। हमारा आंसर हो गया ए। बात समझ में आई या अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई इसमें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हम टाइम बेस से पीरियड पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं, अभी हमने पता करके दिखाया आपको। हाउ डू यू कवर 0.02 टू 20? अच्छा देखो, ये अभी कन्वर्जन फैक्टर्स मेरे ख्याल से आपके थोड़े से वीक है। 0.02 सेकेंड्स है, मुझे मिली में कन्वर्ट करना है। सही है, मुझे पता है 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको मिली में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो डिवाइड बाय 1000, ओ डिवाइड बाय 1000 कर, हाँ डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। क्यों डिवाइड बाय 1000 करूंगा? क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई 0.02 सेकेंड्स है, उसको मुझे मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो वो एक्स मिली सेकेंड्स हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स इक्वल 0.02 टाइम्स 1000, ये हो गया 20 मिली सेकेंड्स। मैं कल की क्लास के अंदर फिर आप लोगों को एक काम करूंगा कि सबसे पहले आपके कन्वर्जन फैक्टर्स जो है वो थोड़ा क्लियर करवा, कन्वर्जन फैक्टर्स के ऊपर कल हम बात कर लेंगे, वो आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है ना आपके उसके ऊपर भी पक्के हो जाए। मुझे अंदाजा हो रहा है कि कन्वर्जन फैक्टर्स थोड़े से डिस्टर्बिंग है, लेकिन खैर मसला नहीं है, वो है पार्ट सिलेबस का, तो मुझे करवाना तो है, कल ही करवाता हूँ उसको। अच्छा, अब ये सवाल ये है, समझ लो कि एएस स्टाइल सीआरओ के क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई पहले तो ये ईयर लिख दो, मई जून 2010 पेपर 1-1 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मई जून 2010 पेपर 11, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये कहता है कि द डायग्राम शोज a square wave trace on the screen, say of a CRO. A grid of 1 centimeter squares cover the screen. The time base setting is 10 milliseconds per centimeter. What is the approximate frequency of the square wave? Approximate frequency मांगी गई। देखिए यहाँ बात किया सर, हमें नहीं पता चल रहा कहाँ से वेव शुरू हुई और एक वेव कहाँ मुकम्मल हुई। ये कॉमन आपके पास सवालात आते हैं ए लेवल्स के, आपको स्टार्ट और एंड का अंदाजा नहीं हो पाता कि ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। एक वेव का अंदाजा नहीं हो पाता, मतलब वो रैंडम सा ग्राफ बना के दे देता। अब आप उसमें सोचते रहते हैं यार एक वेव कहाँ से शुरू हुई है कहाँ मुकम्मल हुई। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, आप एक वेव का टाइम नहीं निकालते, आप मिसाल के तौर पर 5 वेव 10 वेव का टाइम निकाल लेते हैं, जितनी वेव्स आपको बनाने में आसान हो जाती है आप उतनी वेव्स का टाइम डिटरमिन कर लेते हैं। और जब आप उतनी वेव्स का टाइम डिटरमिन कर लेते हैं डिवाइड कर देते हैं उस टाइम से। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से। अब मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि भाई मेरी वेव कहाँ से, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से लेके
ये हो गई मेरे पास एक वेव, ये हो गई मेरे पास एक वेव बन गई। इसी तरह से यहां से आगे बढ़ूं अगर, ये हो गई दूसरी वेव, थर्ड वेव, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, यहां लाके रोक देंगे 8.5। यहां लाके क्यों रोका? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था ना, उसको मैंने यहां जोड़ के शो कर दिया था, इसका पोर्शन मैंने इधर कंसीडर कर लिया, क्योंकि मैं चाह रहा था भाई मैं वेव स्टार्ट करके एक तरीके से बना दूं उसको। मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, बना दिया कि भाई ठीक है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8.5 वेव्स में कब बनेगा। तो मुझे इस बात को तो इल्म हुआ कि आई हैव 8.5 वेव्स। कितनी देर में बनी है? अगर आप ये देखें, ये एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर है, आपने टाइम बेस सेटिंग रखी हुई थी 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। तो ये है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर में मुकम्मल हुआ। और एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर 10 मिली सेकेंड्स का है, तो इन 60 मिली सेकेंड्स वी हैव 8.5 वेव्स। 60 मिली सेकेंड्स में हमारे पास 8.5 वेव्स बनी। उन्होंने क्या मांगा? फ्रीक्वेंसी बताइए। फ्रीक्वेंसी निकालने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता ये है कि भाई मैं टाइम पीरियड निकाल लूं और टाइम पीरियड को 1 अपॉन कर दूं। पहले मैं वो रास्ता सिखा देता हूं। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? एक वेव बनने में कितनी देर लगेगी? एक्स, सही, या कैपिटल टी बोल दो। एक वेव बनने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड के बराबर है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सही, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 8.5, turns out to be 7.06 मिली सेकेंड। और अब मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ 1 अपॉन टाइम पीरियड से, 1 अपॉन 7.06। अब ये मिली था, मिली एक्सपोनेंट -3 होता है, यहाँ लिख दिया 1 अपॉन 7.06 एक्सपोनेंट -3, 141 आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर हो गया भाई? 140 हर्ट्ज। एक तो ये रास्ता था। हमने क्या किया भाई? हमने नंबर ऑफ वेव्स काउंट की। स्टार्टअप कैसे दिया था हमने? हमने नंबर ऑफ वेव्स काउंट की कि भाई यहां से अगर हम शुरू करें तो एक वेव, दो, यहां तक आके 2 हो गई, 3 वेव्स, 4 वेव्स, 5 6 7 8, और यहाँ पे इतना सही आधी वेव बनी है, तो 8.5 वेव्स। 8.5 वेव्स बनी थी 60 मिली सेकेंड के अंदर, जो कि 6 बॉक्सेस के अंदर बनी थी ना ये वेव्स। एक बॉक्स 10 मिली सेकेंड शो करता है, 60 जो है वो 6 बॉक्सेस जो है वो 60 मिली सेकेंड शो करें। तो मैंने यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शनलिटी लगा के टाइम पीरियड निकाला, फिर टाइम पीरियड को हमने यूज करके फ्रीक्वेंसी निकाली। कोई चाहता अगर तो डायरेक्ट जा सकता था, वो बोलता भाई 8.5 वेव्स बनी है 60 मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है कि पर सेकंड कितनी वेव्स बन रही है, कि भाई एक सेकंड में कितनी वेव्स बनेंगी, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 8.5 इंटू 60 इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 8.5 अपॉन 60 मिली था
मिली रिमूव होगा, इसको आप सॉल्व कर ले। 8.5 डिवाइडेड बाय 60 एक्सपोनेंट माइनस 3, वही आ रहा है 141.7 राउंडेड ऑफ टू 140। दोनों रास्तों से आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले टाइम पीरियड निकालने हैं, टाइम पीरियड से फिर फ्रीक्वेंसी निकालने, या डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे चलना। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन उसमें आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती है, ये चीज फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे कोई मसला? इस सवाल को देख लो एक मरतबा और पढ़ के देख लो, सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, जब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मसला नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपकी अटेंडेंस सेंड कर दी। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है सवाल में? चले, फिर आज का लेसन यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास जो होगी हमारी, उसके अंदर मैं आपको कन्वर्जन फैक्टर्स वगैरह सिखा दूंगा, ताकि आप यूनिट कन्वर्जन के अंदर भी अच्छे हो जाए। फिर ये है कि हम नेक्स्ट वीक या कल की क्लास के अंदर ही कैलिब्रेशन कर्व्स पे आ जाए। एक आध सवाल मैं इसके और कराऊंगा CRO के पहले, उसके बाद। सही है भाई, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज़।